एवरीवन। क्लास 12 विषय हिंदी सीबीएसई। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में सिल्वर वेडिंग चैप्टर चल रहा था। अब तक हमने जो पढ़ा, क्या समझाया आपको कि किस तरीके से जो यशोधर बाबू हैं उनका अपने परिवार वालों से तालमेल नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि ये पुराने विचारों के व्यक्ति हैं और जो इनके बच्चे हैं वो न्यू जनरेशन आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति हैं। इनकी पत्नी ने समय के अनुसार अपने आप को ढाल लिया, लेकिन इन्होंने समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित नहीं किया। ये अपने मित्र किशनदा के आदर्शों पर ही चलते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से ये सब इन्हें घर के बच्चे रिस्पेक्ट नहीं देते, घर इन्हें अच्छा नहीं लगता, समय लेट घर पहुंचना। ठीक है, और जिस तरीके से ये याद करते हैं कि जिस तरीके से उनकी लाइफ चल रही है उससे तो ये था कि विवाह ही ना किया होता किशनदा की तरह, इनका जो मित्र था किशनदा। लेकिन फिर ये किशनदा के जीवन के बारे में सोचते हैं कि किशनदा का बुढ़ापा कितना मुश्किल से बीता और जब उनकी मृत्यु हुई तो कोई भी उनके पास नहीं था। तो इन सब चीज़ों के लिए उन्हें लगता है कि नहीं, बच्चे तो होने ज़रूरी है, चाहे वो माता पिता की इज्जत करें या ना करें। अब देखिए इससे आगे पेज नंबर 7 लास्ट पैराग्राफ। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने ही काम ठीक हो जाएंगे। यह भी किशनदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। किशनदा बच्चों के लिए कहा करते थे अक्सर किशनदा कि बचपन में तो हर किसी ने गधा पचीसी की, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं सब पर जिम्मेदारी आती है, सब अपने समय के साथ साथ सुधर जाते हैं तथा अपने आप में परिवर्तन ले आते हैं। जिस तरीके से किशनदा बताते हैं कि मैंने भी बचपन में बहुत से शरारतें की, बहुत से ऐसे कार्य किए, लेकिन बाद में एक जिम्मेदार व्यक्ति बन गया, जिम्मेदार आदमी भी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर ले। यह बात यशोधर जी कभी कभी तजिया कहते हैं कि जब तक पिता जीवित है तब तक बच्चा मौज कर ले, नहीं जब उस सिर पर जिम्मेवारी आती है तो हर व्यक्ति जिम्मेवार बन जाता है। लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती वे बच्चों पर यह प्रकट करती कि बाप को उनका सनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया भी उन्हें वहाँ मंजूर है, कहाँ मंजूर है जो उसकी रीत मंजूर करे। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भर के भयंकर भूल की है, किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किशनदा की यह उक्ति अब भी जचती है। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सियाने उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी है तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है, उस पर इतने लोगों का हक है कि वहाँ जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर जी अच्छी तरह समझते हैं। बच्चे बहस में जब ये तर्क दोहराते हैं तब उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी कि आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रह सकेगा। देखिए यशोधर बाबू का ये मानना है कि अभी वो सरकारी नौकरी में है, उन्हें क्वार्टर मिला हुआ है। ठीक है, अपना मकान लेना, उन्हें शहरों के ये फ्लैट लेना यशोधर बाबू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और यशोधर बाबू का मानना है कि अगर जब मैं रिटायर हो गया तो रिटायर होने के बाद बेटा सरकार की जो भी वस्तुएं होती हैं सरकार ले लेते हैं, रिटायर होने के बाद वो मकान उनका नहीं रहेगा। तो यशोधर बाबू ने कहा इतने बेटा नौकरी लग जाएगा सरकारी और फिर क्वार्टर मिल जाएगा और क्वार्टर यथावत ही रहेगा।
पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी हो तो हर तरह से सोचना चाहिए। अब उनकी पत्नी ये कहती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें पहले से ही कुछ सोच के रखना चाहिए। तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते, उसमें तो एक ही तरह से सोचने वाले होते हैं, कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं। जितना ही इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं। तो उन्होंने बिड़ला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए। लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़कर आसिफ का फूल चूटिया की घोषा और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुँचे जहाँ एक महात्मा जी गीता का प्रवचन कर रहे थे। अफसोस आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन खास नहीं लग रहा था। सच तो यह है कि वे भीतर से कुछ ज़्यादा धार्मिक या कर्मकांडी नहीं है। यशोधर बाबू कोई बहुत ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति नहीं था। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशनदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे हैं। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किशनदा की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा करने, गीता प्रेस, गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे। अगर कभी उनका मन शिकायत करता है कि इस सब में लग नहीं पा रहा, तब उससे कहते हैं कि भाई लगाना चाहिए। अब तो माया मोह के साथ साथ भगवान भजन को भी कुछ स्थान देना ही होगा। नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम चले जाओ बाट वन प्रदेश की ओर। जो करते हैं जैसा करते हैं करें, हमें तो अभी इस वर्ल्ड की नहीं, उसकी इस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है। वैसे अगर बच्चे सलाह माने, अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है, अब नहीं मानते तो ना मांगे। देखिए, यशोधर बाबू के लिए कहा गया है कि आज यशोधर बाबू का पूजा में ज़्यादा मन नहीं लग रहा था। बेटा, यशोधर बाबू कोई बहुत ज़्यादा धार्मिक या धर्मकांड वाले व्यक्ति नहीं थे। ये तो बस अपने मित्र किशनदा के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के अनुसार पूजा पाठ, भजन, कीर्तन, सत्संग किया करते थे। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का कि यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए, गीता की महिमा सुनने लगे। मगर व्याख्यान में जनार्दन शब्द को सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद हो आई। परसों ही कार्ड आया कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। अब देखिए, यशोधर बाबू को अचानक से अपने जीजा की याद आई। पता चलता है कि वो बीमार हैं, उन्हें पूछना जाना चाहिए। फिर यशोधर बाबू ये सोचते हैं कि ये बातें उनकी पत्नी और घर वाले पसंद नहीं करेंगे बच्चे, क्योंकि संयुक्त परिवार अब टूट चुका है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। वह चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों। यशोधर बाबू को लगता है कि बच्चे भी सभी रिश्तेदारों से अपने संपर्क रखें। ठीक है, बच्चे क्रुद्ध ही होते हैं। अभी उस दिन हद हो गई। कमाऊ बेटे ने ये कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू
यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपये उधार ले सके। यशोधर जी का नाम हमारा तो से भी ऐसा देखा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। यशोधर बाबू कहते हैं कि हमें तो जो ये संस्कार मिला है वो हमें विरासत से ही मिला है। पत्नी को इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ लगती है और सही कहना कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वे गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ की यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते ही यशोधर दिल्ली चले गए और यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ, किशंदा के साथ। कुंवारे गृहस्थी में देखने को होता क्या है। पत्नी आग्रहपूर्वक कहती है, कुछ नहीं तो तुम उन किशंदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। किशंदा को तो मालूम था, वह उनका पुराने गवाई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं, जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभा पाते हैं कौन से नहीं। पत्नी का कहना है कि किशंदा तो थे ही जन्म के बूढ़े, तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो। देखिए यशोधर बाबू क्या कह रहे हैं। पत्नी अक्सर यशोधर बाबू से कहा करती थी कि किशंदा तो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन तुम्हें क्या सुर लगा है उनका बुढ़ापा ओढ़ने लगे हो। तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे, शादी के बाद मैंने तुम्हें देखा तो क्या नहीं रखा। हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे, गज़ल गाते थे, गज़ल हुई और सहगल के गाने। अब देखिए यशोधर बाबू की पत्नी कह रही है कि तुमने समय के अनुसार अपने आप को इतना बदल लिया कि पहले जैसे अब नहीं। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक है। यशोधर बाबू पत्नी की इस बात को मान रहे हैं कि ठीक है मेरे अंदर बदलाव आया है, लेकिन उनका ये भी मानना है कि समय के अनुसार समय के साथ साथ बुजुर्गियत आना अनिवार्य है। पत्नी से वे कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल यह बगैर बाह का ब्लाउज पहनना, यह रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, यह ऊंची हील वाली सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए, मुझे तो वे सब समाओ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। यशोधर बाबू अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम जो ये आधुनिक बन गई हो, मॉडर्न बनकर रह रही हो, ठीक है, बिना बाह के ब्लाउज पहनना, मेकअप करना, रसोई से बाहर खाना खाना बच्चों के कहने पे करते हो, मुझे ये सब चीज़ें समाओ इम्प्रॉपर लगने लगी हैं, तब मुझे ये कुछ भी अच्छा नहीं लगता। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा काम करने से रोक नहीं रहा, ठीक है। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई ऐतराज़ होना नहीं चाहिए। यशोधर बाबू की ने क्या कहा कि जब मैं यशोधर बाबू की पत्नी ने कहा समाओ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं, एनीवे मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। सुबह शाम देखिए ध्यान तो ईश्वर के मंदिर में बैठते और ध्यान पूरे टाइम अपने परिवार का लगा रहता। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वे थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते, तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं, इसी परिवार में लीन हो जाता। जब भी वे पूजा पाठ करते तो भी ध्यान कहीं ना कहीं परिवार में ही लग जाता था, घर में। यशोधर जी चाहते थे कि ध्यान लगाने की सारी विधि सीखें तथा साथ ही वे अपने से भी कहते कि परहैप्स ऐसी चीज़ के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा। वानप्रस्थ के लिए
प्रेस्क्राइब ठहरी ये चीज़ें। वानप्रस्थ के लिए ईश्वर बाबू अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है। रिटायर होकर फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउन समझे। ठीक है, यशोधर बाबू को ये लग रहा था कि वो चाहते थे कि ईश्वर में ध्यान लगे, लेकिन उनका ध्यान ईश्वर में नहीं लग पाता था। भक्ति में उनका ज़्यादा ध्यान नहीं लगता था। अधिक से अधिक समय उनका पूजा पाठ की में कोशिश करते थे, लेकिन बार बार ध्यान घर के सदस्यों की ओर चला जाता था। और यशोधर बाबू का ये मानना था कि वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब्ड ठहरी ये चीज़ें। वानप्रस्थ के लिए ईश्वर बाबू को अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है। रिटायर होकर फार फ्रांस द मैडिंग ग्राउंड समझे। ठीक है, तो बेटा ये आज हमने इतना ही पढ़ेंगे। जितना आपको पढ़ाया है इसे आप अच्छे से पढ़ लेना, बुक में से रीडिंग कर लेना, कोई भी डाउट हो डाउट क्लियर कर लेना। जैसा कि मैंने शुरू में भी आपको बताया, सिल्वर वेडिंग ये जो कहानी है ये आधुनिक और परंपरागत विचारों पर आधारित है। ठीक है, थैंक यू बेटा।